अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस एक्स टू द पावर n पढ़ा। उसके पहले बेसिक्स में हमने n माइनस r उसके अलग अलग फॉर्म पढ़े, फिर NC0 क्या होता है, NCN क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हमको रिकॉल करते रहना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, a प्लस एक्स टू द पावर n, a प्लस एक्स टू द पावर n, इसको हमने एक्सपांड किया था। एक्सपांड करते समय मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया था कि कभी भी a की डिग्री और x की डिग्री क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू n, एंड एडिशन ऑफ a डिग्री एंड x डिग्री इज इक्वल टू n। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, NC0 a टू द पावर n माइनस r, यानी वो यहाँ 0, यानी n लिखते थे हम, और x टू द पावर 0, दोनों की एडिशन n हुई। सेकंड टर्म्स थी हमारी NC1 a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1, यानी ये सो ऑन होते होते कहा जाती थी NCN a टू द पावर 0 x टू द पावर n। ये हमने पढ़ा। तो ये पढ़ते हुए फिर इसको हम समेशन, या फिर मैंने कहा कुछ हम टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे हम आज पढ़ने वाले जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, इसकी जनरल टर्म क्या होगी। जनरल टर्म मतलब हम इसको क्या, समेशन, जैसे हमने ये पढ़ा था समेशन वाला, यहाँ r इज इक्वल टू 0 और यहाँ n, और क्या लिया था हमने, NCR था हमारा। फिर बाद में a टू द पावर n माइनस r और x टू द पावर r था। तो इसको अभी हमें जनरल टर्म में जो कन्वर्ट करना है, तो फिर ये जो चीज़ है, ये चीज़ इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ये क्या होगी, r प्लस 1, TR+1, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। ये हमारे काम की चीज़ है, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, अगर ये जो हम सॉल्व करते थे, इसको एक्सपांड करते थे, इसको ही हमने जनरल फॉर्म में लिया है। देखिए कैसे लिया है। NCR ये हमें ये चीज़ देने वाला है। उसके बाद हमेशा a टू द पावर n माइनस r है, n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और x टू द पावर r है। ये देखना r हमेशा चेंज हो रहा है, r हमेशा चेंज, असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसी को हमने, इसी चीज़ को जनरलाइज टर्म में लिखा। इसको हम कहते हैं जनरल टर्म, इसको कहते हैं जनरल टर्म। लिख के रखिए, इसको कहते हैं हम जनरल टर्म। TR+1 इज इक्वल टू NCR, TR+1 इज इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r। तो जनरल टर्म कैसे, इसका यूज कैसे करेंगे, तो कुछ हम इसको प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम 1 प्लस 3x टू द पावर 7, 1 प्लस 3x टू द पावर 7, यहाँ हमें फाइंड जनरल टर्म एंड ये चीज़ आपको अभी सीखने को मिलेंगी, फोर्थ टर्म। अगर ऐसा हमें कुछ सवाल दिया है जिसमें क्या पूछा है, 1 प्लस 3x टू द पावर 7 बाइनोमियल फॉर्म में है, 1 प्लस a प्लस एक्स के फॉर्म में। उन्होंने क्या पूछा हमें, फाइंड जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म। अभी जनरल टर्म हमें लिखनी आनी चाहिए। ये जनरल टर्म आप पहले लिख के रखिए, तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। ओके, जनरल टर्म क्या थी, TR+1, क्या थी, TR+1। और अभी हमें क्या लिखना है, इस चीज की जनरल टर्म।
हमेशा हमें याद होना चाहिए, कभी भी अगर a प्लस एक्स के फॉर्म यानी 1 + 3x जो भी है टू द पावर जो भी होगा, इसकी टोटल टर्म्स कितनी बनेगी, एक एक चीज़ों को याद रखना। ये n है, इसका मतलब इसकी टोटल टर्म कितनी बनेगी कितनी बनेगी 7 + 1 मतलब 8। अभी इसकी हम जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म में क्या है, NCR, सही बात है। n कितना है हमारे पास 7, n कितना है 7, तो क्या होगा NCR। x a की जगह क्या है 1 है, 1 टू द पावर क्या लिखा था हमने n - r, तो क्या होगा 7 - r। x की जगह क्या है 3x में क्या लिखा था हमने x टू द पावर r। दिस इज योर जनरल टर्म, दिस इज योर जनरल टर्म। अब सोचिए हमें क्या पूछा है, फोर्थ टर्म मतलब T4 पूछा है। क्या पूछा है T4 पूछा है। T4 ये इसका मतलब क्या है TR+1, TR+1, और अभी हमें क्या निकालना है T4। तो T4 देखिए, T4 निकालना है, T4 निकालना है तो अभी क्या होगा 7C कितना होगा, T4 निकालना है हमें, तो C की वैल्यू क्या होगी, C की मतलब C, तो R की वैल्यू क्या होगी 7C, R की वैल्यू क्या होगी R+1 इज 4, इसका मतलब R की वैल्यू क्या है 3, टर्म की 4 - 1, तो हमें क्या निकालना है TC3, 7C3, 1 टू द पावर 4, 3x टू द पावर 3। ओके, देखो पहले हमें क्या निकालना था, जनरल टर्म हमने निकाला 7CR, जनरल है हमें नहीं पता, 1 टू द पावर 7 - r, 3x टू द पावर r। उन्होंने बाद में पूछा हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, इसका मतलब T4 निकालना है, लेकिन T4 ये क्या है R+1 है, तो 4 - 1 हमें R की वैल्यू देगा। तो क्या मिला हमने 7C3, 1 टू द पावर 4, 3x टू द पावर 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 736, 7C3, फास्ट होना चाहिए, 7 × 6 × 5 अपॉन 1 2 3, 1 2 3 मतलब 6, 6 गेट कैंसल, तो क्या हुआ 35। ये आपको आना चाहिए, देखो ये यही चीज़ है 7C3, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये मैंने ये साइन लिखा है, हमेशा हम ऐसा लिखते हैं ना, ये भी साइन होता है। तो क्या था 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 3 2 1 × 4 फैक्टोरियल, 4 4 गेट कैंसल, 3 2 6, 3 2 6 35। ये अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, क्योंकि अब हम वो पढ़ चुके हैं कि अगर से NCR जितने बार होता है तो R की बदौलत ही ऊपर उतने बार खुलेगा अपॉन 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आया 35। 1 टू द पावर 4 क्या होता है 1 होता है, बाद में 3x³, तो 3x³ क्या होगा 3 का क्यूब 27x³, ये आपका आंसर है। अभी ये आंसर निकालने का इसलिए हमने निकाला कि इसमें भी अभी हमें कुछ चीज़ें देखनी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको कितना याद आता हम देखते हैं। इसमें बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, इसमें बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या है 7C3, मतलब उसकी वैल्यू क्या है 35 इज अ बायनोमियल कोएफिशिएंट। क्या है 35 इज बायनोमियल कोएफिशिएंट। अगर किसी ने टोटल कोएफिशिएंट पूछा तो दो तरह के कोएफिशिएंट होते हैं, एक होता है बायनोमियल कोएफिशिएंट, एक टोटल कोएफिशिएंट। टोटल मतलब 35 × 1 × 27, दिस इज
टोटल कोएफिशिएंट, ये याद रखिए, आगे चल के इस चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब 7C3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट हुआ, और टोटल मतलब x को छोड़कर जो भी रहेगा दैट इज टोटल कोएफिशिएंट। ओके, जनरल टर्म और एक बार याद रखिए, NCR a टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r, ये हमारी जनरल टर्म है, और ये किसके इक्वल है, यानी क्या है, TR+1। क्या है, TR+1। अगर हमें कभी T9 निकालने की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब हम क्या निकालने वाले हैं, R की वैल्यू 8 लेने वाले हैं, क्योंकि क्या होगा, जो भी T4, T5, T6 जो भी होगा उसमें -1 करके हमें R की वैल्यू मिलने वाली है। तो इसको हमने अभी सॉल्व किया, इसको लिखिए, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, अभी आपने सॉल्व करके देना है मुझे। प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करता है। 2 - 5x टू द पावर 7, फाइंड जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म। आई थिंक अब आप फास्ट कर पाओगे, और इसमें मुझे बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बताना है और टोटल कोएफिशिएंट भी बताना है। जल्दी कीजिए। सेम प्रॉब्लम दिया है मैंने, कुछ भी इसमें अलग चीज नहीं दी है। क्या लिखा है, 2 - 5x टू द पावर 7, इसका हमें क्या, जनरल टर्म एज वेल एज T5 निकालना है। ओके, आ गया होगा आपका आंसर। पहले हम क्या निकालते, जनरल टर्म, क्या हमारा TR+1 इज इक्वल टू क्या है, NCR, n हमारा कितना है 7CR, a की वैल्यू क्या है 2 के ऊपर क्या होगा 7 माइनस R माइनस 5x, x क्या है -5x टू द पावर R। ये मुझे मिली मेरी जनरल टर्म। आपका आया होगा, मैक्सिमम लोगों का आंसर आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, इसके बाद हम निकालने वाले हैं फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब T5, फिफ्थ टर्म मतलब T5। T5 कैसे निकालेंगे हम, n की वैल्यू क्या है 7, 7C4, Q4 अभी हमने डिस्कस किया था, जो भी टर्म्स निकालेंगे उसके -1 करके हमें R की वैल्यू मिलेगी। तो क्या हो गया 7C4, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 3, 7 - 4 और -5x टू द पावर 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 7C4 की वैल्यू कितनी होगी, अभी आपको बिना कैलकुलेट किए आंसर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने 7C3 निकाला है। 7C3 इज इक्वल टू 7C4, याद करो 7CA इज इक्वल NCA इज इक्वल टू NCB, n इज इक्वल टू A+B, n इज इक्वल टू A+B। 7C3 इज इक्विवेलेंट टू 7C4, तो आंसर वही होगा 35। सेम जो भी हमने इसके पहले प्रॉब्लम में निकाला था। दिमाग घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, 7C3 इज इक्वल टू 7C4, याद कीजिए, हम ये बहुत बार बार कर चुके हैं। वो फार्मूला हमने पढ़ा था, NCA इज इक्वल टू NCB, तो n इज इक्वल टू A+B, तो वैल्यू सेम होगी। ओके, तो क्या होगा 35
2 to the power 3 मतलब 8, और यहाँ क्या होगा 5 to the power 4 कितना आता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 6 125, 125 4 5 जा 625, और साइन क्या होगा माइनस या प्लस, क्यू प्लस होगा क्योंकि पावर इवन है, और x टू द पावर 4। अभी यहाँ मुझे क्या देखना है, विच वन इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट विच वन एंड टोटल कोएफिशिएंट। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट मुझे देखना है तो कौन सा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट मेरे लिए, तो दिस इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और मेरे लिए टोटल कौन सा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था x को छोड़कर, बिकॉज x इज अ वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल है, बाकी a और ये बाकी चीजें क्या है कांस्टेंट है। तो टोटल क्या होगा, दिस वन इज टोटल कोएफिशिएंट। देखिए बार बार हम उस चीज को लिख रहे हैं, आगे चल के हमें उस चीज़ों को आएगी हमारे प्रॉब्लम में तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने a प्लस एक्स टू द पावर n को भी आराम से पढ़ा, वो बार बार हमारे साथ आ रहा है। उसके बाद जनरल टर्म, ध्यान दीजिए ये जनरल टर्म हमने पढ़ी, क्या पढ़ा था हमने, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर एक्स टू द पावर r। और कभी भी अगर हमें बीच में कोई टर्म निकालनी है डायरेक्ट, जैसे अगर इसको हम एक्सपांड करते तो दिस विल बी द फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म आती तो हम अभी डायरेक्ट फिफ्थ टर्म निकाल पा रहे विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म होने के कारण हम किसी भी एक्सपांशन की 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी जितनी टर्म आती है वो टर्म हम निकाल सकते हैं। हम फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडल, हम बाद में वो भी पढ़ने वाले, कुछ मिडल टर्म भी निकालने वाली चीज़ आने वाली है, तो इसको ध्यान दीजिए। दिस इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट 7c4, ध्यान रखना, दिस इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और ये टोटल इज टोटल कोएफिशिएंट। x को छोड़कर जितने भी कुछ चीजें होंगी वी कॉल इट एज टोटल कोएफिशिएंट, और जो 7c4 जो होता है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं, इसको लिख लीजिए। ओके ठीक है, अभी कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने आपको जनरल टर्म बताई, जनरल टर्म के बारे में हमने एग्जाम्पल लिए, आई होप आप सब लोगों को समझा होगा। अब आप मुझे बताइए ये क्या होगा, r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी r+1 r+1 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब क्या होगा, सीधा सीधी चीज है, क्या होगा, tr+1, क्या होगा tr+1, और tr+1 क्या है हमारे पास, बताइए क्या है, NCr a टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r, ये है, यानी वही चीज है, r+1 टर्म निकालना, tr+1 टर्म निकालना, ओके सेम चीज है, वही है। लेकिन ये तो बिगिनिंग हुआ, और ये ऐसी चीज है हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सवाल आपको सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, वो आपको घुमाने के लिए ये ऐसे वर्ड यूज करेंगे, r+1 टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग,
फिर दूसरा एक वर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए, r+1 टर्म फ्रॉम क्या? एंड। एक शुरुआत से बताइए या फिर पीछे से बताइए, आगे से या पीछे से। तकलीफ देता है ना। हमने आई थिंक आपके 8, 9, 10 में आपने देखा होगा 20th फ्रॉम राइट साइड, 21 फ्रॉम लेफ्ट साइड, टोटल सम्स, ये वो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। तो ये आपको इजी तो नहीं पूछेगा। क्या होगा? r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, वैसे ही r+1 टर्म्स फ्रॉम एंड। अभी इसको हम लिखेंगे, लिखने के पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते कैसे होता है। अगर आपके पास ये है 10C4, क्या है? 10C4 मतलब आगे से, तो उसको अगर मैं पीछे से लिखूँ तो इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? आप अभी थोड़े होशियार हो गए, आपको समझ में आ रहा है। क्या होगा? 10C6। अगर ये समझ गया तो ये सेम चीज़ है। क्या लिखा है मैंने यहाँ? 10C4 इज इक्वल टू 10C6। ये हमने बार बार डिस्कस किया है इसके पहले। 10C यानी NCA इज इक्वल टू NCB, इन दोनों की एडिशन मतलब n। तो ये सेम है, इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। क्या आएगा आंसर? 10C4 मतलब 1 2 3 4 24, ऊपर क्या होगा? 10 × 9 × 8 × 7, 24 है तो 8 3 जा, ऊपर 9 है 3 3 जा, यानी 210। सर आप बोलोगे सर 210 कैसे? अभी आपको आंखों से कैलकुलेशन करने आने चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। इसकी भी वैल्यू 210 आएगी, इसकी भी वैल्यू 210 ही आएगी। ओके, सो अभी मुझे पता है, मतलब TR+1, फिर यहाँ क्या होगा? सोचिए, इसको मैं TR+1 तो नहीं लिख सकता, इतना तो कंफर्म है। क्या होगा? इसमें सोचोगे, यहाँ दिमाग लगाओगे तो यहाँ जल्दी लग जाएगा। ये क्या है? NCR इज इक्वल टू क्या है? NCN-R। तो R की जगह क्या लिखना है मुझे? R की जगह क्या लिखना है? N-R+1 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही होगा, NC। R की जगह क्या लिखूंगा मैं? R की जगह मैं यही पुट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? N-R a टू द पावर N-R x टू द पावर N-R। तो ये क्या बनेगा? देखिए थोड़ा, ये क्या बनेगा? ये तो सेम रहेगा, NCN-R a टू द पावर NN कैंसल, R और x टू द पावर N-R इक्वल टू ये। दोनों भी एक ही चीज है। क्यों? ये हमने देखा, लेकिन जैसे भी ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये दोनों सेम होते हैं। ये हमने पढ़ा था और इसको प्रूफ करने के लिए आई थिंक यही एग्जांपल लिया था, 10C4 वाला। कुछ भी लीजिए, 10C3 भी लेते तो क्या होता? 10C3 इज इक्वल टू 10C7, 10C2 इज इक्वल टू 10C8। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? सिर्फ इन दोनों की वैल्यू सेम कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिखता यहाँ 10C2 तो मैं यहाँ लिखता 10C8, क्योंकि इन दोनों को मुझे क्या बनाना है? n बनाना है। क्या बनाना है? n बनाना है। तो ये नया चीज़ हमें पर सीखने को मिली है कि R+1 टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब TR+1 क्या होता है? NCR a टू द पावर N-R x टू द पावर R। और वही चीज़ को उल्टा बोला हमने, R+1 टर्म्स फ्रॉम पीछे से, एंड से, तो उसमें चेंज हुआ। क्या हुआ? TN-R+1 और उसको एक्सपांड किया, यानी यहाँ वैल्यू पुट की, तो फाइनल मिला NCN-R a टू द पावर R, क्योंकि NN कैंसल हुआ और x टू द पावर
n माइनस आर। मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल लिखिए, समझ गया होगा कि ये दोनों चीज़ सेम है। हाँ, लेकिन देख, अगर जैसे हम कहते हैं NC4, मतलब वो टर्म्स कौन सी होती है? फिफ्थ टर्म होती है। लेकिन इस फिफ्थ टर्म में, फोर्थ टर्म में हमें नहीं पढ़ना है, हमें याद रखना है कि बिगिनिंग और एंड इक्वल कैसे होते हैं। TR+1 इज इक्वल टू TN माइनस R+1। ओके, कॉपी कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको याद रखना पड़ेगा हमें। ये ऐसे अगर सवाल में आता है तो उस समय वी आर एबल टू फाइंड आउट आंसर वेरी क्विकली। ओके, ये पढ़ लिया हमने टर्म्स आगे से पीछे से। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनका रेशो ऑफ सेम रेशो। तो रेशो ये होगा TR+1 अपॉन TN माइनस R+1। इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ, A/x⁴n माइनस 2R, n माइनस 2R, यही आपको याद रखना है। अगर रेशो अगर पूछा फ्रॉम एंड एंड बिगिनिंग रेशो ऑफ टू टर्म्स, तो आंसर आएगा A/x⁴n माइनस 2R, n माइनस 2R, यानी एट फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम बिगिनिंग। इसका अगर आपको एग्जांपल बताऊं मैं, अगर हमने कुछ भी चीज़ को ऐसे सॉल्व किया, A+x⁴6 किया, तो देखिए क्या आएगा। अगर मैं 6 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, 6 की वैल्यू अगर मैंने यहाँ रखी n, तो n अगर 6 है तो r क्या होगा? चलेगा अलग 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 अलग। तो यहाँ अगर मिडल टर्म इनका अगर नहीं, फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये क्या होगा? दोनों सेम कहाँ होंगे? 6C3 इज इक्वल टू 6C3, दोनों 3 3, क्योंकि फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम बिगिनिंग दोनों इक्वल क्या है? यहाँ है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या 2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 और 4, ओके, तो भी वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए हमने इसको इजी करने के लिए 3 लिया। अगर 3 है तो क्या होगा? N6, या क्या होगा? 2 × 3 0, मतलब ये दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा। ओके, तो रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिए, A/x⁴n माइनस 2R, रेशियो ऑफ टू टर्म्स। रेशियो ऑफ टू टर्म्स कौन सी है? फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम बिगिनिंग। ये वो वही सेम चीज के अंडर ये लिखिए, रेशियो ऑफ R+1 फ्रॉम बिगिनिंग एंड R+1 फ्रॉम एंड। तो ये R1 ये क्या है? ये बिगिनिंग वाली है, और ये क्या है? फ्रॉम एंड वाली है। अभी हमने निकाला था, ये बिगिनिंग वाली है R+1, एंड से जब लेते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? n माइनस R+1। तो इनका रेशियो अगर निकाला तो क्या आता है? A/x। हमने इनको सॉल्व नहीं किया है, हमने उसको सॉल्व किया है। किसको? आपको वो करना है, NCR⁴n माइनस Rx⁴r अपॉन NCn माइनस R+n और A⁴r आया था और x⁴n माइनस r, उसको सॉल्व किया तो ये A/x⁴n माइनस 2R मिलेगा। चलो लिख लीजिए इसको। ओके, समझा? क्लियर? नक्की? ओके, अभी इसके ही आगे चलते हैं। सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब पढ़ चुके हम अभी। 2 कोएफिशिएंट होते हैं हमारे पास, कौन से? एक होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एक टोटल कोएफिशिएंट। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ये वाला अगर लिखना है तो, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या होगा? ऑलवेज
ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू 1। क्यों? सिंपल सी बात है, अभी ये आपको समझना चाहिए। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमारे आंसर्स आए थे 35 आया था, इंटू 8 इंटू 625 आया था। उसके पहले प्रॉब्लम में 35 इंटू 1 एंड इंटू कुछ तो भी और वैल्यू 27 वो वैल्यू आई थी। कोएफिशिएंट पहला था बाइनोमियल, सिर्फ 7c3, 7c4, 8c जो भी वैल्यू है, NCR वाली हमारी वैल्यू थी, दैट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। लेकिन x ऐसा वेरिएबल है, उसके भी आगे कुछ कांस्टेंट होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं होगा लेकिन कभी होगा, ज़रूरी नहीं कि होगा। अगर प्योर x है तो उसके आगे कुछ नहीं, 1 है मतलब वो 1 ही रहता है। बट अदरवाइज जैसे 2x है, 3x है, तो उनकी भी वैल्यू बनती है, तो वो अलग से आती है। वो जुड़ के क्या बनता है? टोटल कोएफिशिएंट। अब हम क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑलवेज, जब हमें सब और कोएफिशिएंट की अगर सम करनी है, कोएफिशिएंट की हमें अगर सम करनी है तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ही हमें कोएफिशिएंट की सम मिलेगी। सोचिए, कोई भी अगर हम एक्सपांशन करते हैं बाइनोमियल, तो उसमें x हर टर्म में होगा, सिर्फ पहली जगह x नहीं दिखेगा क्योंकि x टू द पावर 0 होता है, लेकिन लास्ट की टर्म में x टू द पावर n आता है। तो अगर इन सब के कोएफिशिएंट की हमें सम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? x टू द पावर x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको कोशिश करते समझने की। छोटा लेते ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ भी ना हो। a टू द पावर x, a प्लस एक्स इज इक्वल टू इसका एक्सपांशन, a प्लस एक्स पावर 3। क्विकली कीजिए मेरे साथ साथ, मैं जैसे लिखता हूँ उसके पहले आपका होना चाहिए 3c0 a टू द पावर 3 x टू द पावर 0, 3c1 a टू द पावर 2 x टू द पावर 1 प्लस 3c2 a टू द पावर 1 x टू द पावर 2 प्लस 3c3 a टू द पावर 0 x टू द पावर 3। ये जीरो वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम समझने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ क्या मिलने वाला? 3c0 मतलब 1, मतलब क्या? a क्यूब, सिर्फ a क्यूब मिल रहा है, प्लस यहाँ क्या मिल रहा है? 3a स्क्वायर x, प्लस यहाँ क्या मिलने वाला है? वैल्यू जल्दी जल्दी 2 बार खुलेगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2 मतलब 3, 3c2 की वैल्यू 3, 3x स्क्वायर a है ना यहाँ, 3ax स्क्वायर प्लस 3c3 की वैल्यू 1, a 0 है, मैं लिखने की जरूरत नहीं, मतलब सीधा x क्यूब। ओके, तो यहाँ अगर a की जगह 1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ये क्या होगा मेरा? लेकिन जब इधर पुट किया तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे किसी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है? x की जगह 1 पुट करना है। जैसे ये हमने पहले पूरा सॉल्व किया, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने सारी x के जगह 1 पुट किया, इसको सॉल्व करके और सिंप्लीफाई किया इसको। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 1 पुट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, तो वैल्यू क्या आई? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a यहाँ 1, क्योंकि 1 पुट किया। तो ये होती है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। क्या होता है? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट करते समय हमारे जहन में एक ही चीज होनी चाहिए, दैट इज पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। बिल्कुल एकदम उसको गार्ड बांध लीजिए कि जब हमें सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत पड़ती है उस समय हम क्या करने वाले हैं? x की जगह 1 पुट करने वाले, बिकॉज x इज अ वेरिएबल।
ए बी क्या है, कांस्टेंट में ही आता है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, उसको हमें 1 करना पड़ेगा। ये सारे उसके कांस्टेंट्स है, एक्स के कांस्टेंट्स है। ओके, ठीक है, लिखिए। ओके, इसके बाद जैसे हमने कहा था कि हम जब ये डिस्कस कर रहे तो एक एक चीज नहीं पढ़ रहे, बोलते बोलते थोड़ी देर पहले मैंने कहा था मिडल टर्म। क्या टर्म? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म क्या होती है बताइए, मिडल टर्म क्या होती है? बीच में रहती है तो मिडल टर्म। ओके, बहुत इजी लगता है ना? मिडल टर्म मतलब मुझे बताइए, अगर 100 टर्म है उसकी मिडल टर्म क्या होगी? 100 टर्म है तो उसकी मिडल टर्म क्या होगी? किसके लिए निकालना है हमें? उसके लिए ही हम जो चार काम जिस पे कर रहे हैं, इसकी मिडल टर्म ऑफ इनकी। ओके, एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है मिडल टर्म। किस पे डिपेंड करती है? एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक तो या फिर यानी n इज इक्वल टू ऑड या n इज इक्वल टू इवन। तो क्या होगा? n अगर ऑड है और n अगर इवन है तो इसको मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा अभी। अगर इवन है तो क्या करना है, ऑड है तो। लेकिन आप मुझे थोड़ा समझाइए और खुद भी कोशिश कीजिए। इवन अगर नंबर होता है तो मिडल टर्म क्या होती है, और ऑड अगर होता है तो। अगर n की वैल्यू 2 है, 2 है मतलब क्या है? इन्हें 2 है मतलब इवन है कि ऑड है? 2 मतलब n की वैल्यू 2 है मतलब क्या है? इवन है। इवन है तो टर्म्स कितनी खुलेंगी? n+1 कितनी खुलेंगी? 3। तो बीच में कौन होगा? T1, T2, T3। तो T2 अगर ये अगर ऑड है, ऑड है मतलब 3 है, सिंपल एग्जांपल ले रहे हम। n की वैल्यू क्या है? 3 है तो टर्म्स कितनी खुलेंगी? T+1 मतलब 4। T1, T2, T3, T4। तो मिडल टर्म कितनी हुई? कितनी? 2। इसका मतलब जब इवन होता है तो मिडल टर्म कितनी होती है? 1। और अगर ऑड होता है तो मिडल टर्म कितनी होती है? 2। रहेगा याद? देखो ना, अगर 2 है तो इसको 1+1 होता है, टर्म्स 1 2 3। 3 है तो 3, 1 2 3 4। ये कॉर्नर, ये मिडल आ रही है 2 टर्म, और यहाँ ये कॉर्नर मिडल। ये 2 के लिए नहीं, हम 10 भी करेंगे। 10 करेंगे तो 11 होंगे, तो इधर 5 इधर 5, बीच में 1 मिलेगा। 11 रहेंगी तो 12 मतलब बीच में 2 आएगी, इधर 5 उधर 5 होगी। ऐसे हो सकता है क्या? इधर 6 उधर 5 नहीं, सेम डिवाइड होंगी। बीच में कौन आ रहा है? मिडल में कौन आ रहा है? तो मिडल टर्म जब n की वैल्यू इवन होगी तो मिडल टर्म 1 आएगी, सिंगल आएगी। लेकिन जब n की वैल्यू ऑड होगी मिडल टर्म 2 आएगी। कितने आएगी? 2। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो क्या होगा? Tn/2 + 1, ये मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। और इधर 2 मिडल टर्म होगी। कितनी? 2। तो क्या होगा? Tn+1 / 2 Tn+3 / 2। अब ये फॉर्मूले सही है क्या? हम अपना ही एग्जांपल डाल के देखते हैं। n की वैल्यू 2, 2/2 1, 1 + 1 2, सेकंड टर्म आ गया। n की वैल्यू 3 डालते हैं, 3 + 1 4, 4/2 2, 3 3 6, 6/2 3, 2 and 3। मतलब ये फॉर्मूला काम करता है।
तो जब हमें मिडल टर्म निकालनी होगी, जब हमें मिडल टर्म निकालनी होगी तो हमें याद रखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या है, ऑड है या इवन है? ऑड है तो 2 वैल्यू, इवन है तो सिंगल वैल्यू। और इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल, t n/2 + 1, यहाँ t n+1/2, t n+3/2। ओके, याद रहेगा। और ये याद रखना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस कर करके याद रखना पड़ेगा। सिंपल पहले याद रखना है, जब ऑड नंबर होता है n तो n की वैल्यू 2 आती है मिडल टर्म्स की, और जब इवन होता है तो मिडल टर्म्स की वैल्यू सिंगल आती है। ये हमें याद रखना होगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, तब तक आप लिखिए। हाँ, आले का किती कुठं मिडल टर्म हमने देखा, तो इसका एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। इसमें हम लगभग सारी चीज़ें निकालेंगे, मिडल टर्म, एंड टर्म जो भी होता है, जनरल टर्म, सारी चीज़ें। प्रॉब्लम है 2 - 3x⁻15। इसका हमें क्या क्या निकालना है? हम निकालेंगे पहले जनरल टर्म, और जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ उतने समय में आपका जनरल टर्म रेडी होना चाहिए, जनरल टर्म रेडी होना चाहिए। उसके बाद हम इसके हम निकालेंगे T6 एंड T7। उसके बाद हम इसके निकालेंगे मिडल टर्म। ओके, ये सारी चीज़ें निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम? जनरल टर्म। जनरल टर्म हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। TR+1 जनरल टर्म होती है। आंसर क्या था आगे? NCR a⁻n−r x⁻r। तो यहाँ मुझे n कितना दिख रहा है? 15। तो मेरी जनरल टर्म क्या होगी? R+1 = 15CR, और यहाँ क्या होगा? a की जगह है 2 15−r, x की जगह है -3x⁻r। ये मेरा पहला आंसर हुआ। दिस इज अ जनरल टर्म। अब मुझे निकालना है T6 T7। T6 मतलब हमें पता होना चाहिए r की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो क्या होगा? 15C5। 2 15 - 5 10 -3x⁻r मतलब 5। T7 ये भी आपका आंसर आया होगा। आप टैली कीजिए मेरे आंसर के साथ। क्या होगा? 15C6। 6 क्यों? r मतलब क्या है? R+1 मतलब ये टर्म आया है, तो r की वैल्यू -1। तो क्या होगा? 2 क्या होगा? 15 - 6 9 -3x⁻। ये तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैंने आपको बताया था n मतलब इन दोनों की एडिशन। ये मिला तो ये वही उसका 10 - 15 15 - 6 वही होगा। ओके, यहाँ तो लिखा होता है, बट हमें क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों की एडिशन n होनी चाहिए। हमने क्या क्या निकाला? जनरल टर्म T6 T7। अब हमें क्या निकालनी है? मिडल टर्म। मिडल टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू ऑड है या इवन है? क्या है? ऑड है। ऑड है तो कितनी वैल्यू? 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू क्या आएगी? T n+1/2। दूसरी वैल्यू आएगी T n+3/2। थोड़ी देर पहले हमने यही पढ़ा था। तो क्या होगा? T 16/2 T 18/2, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 15, where n = 15। तो T8 एंड T9। ये भी हम सेम ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा? देखिए, T8 T9 निकालते हैं हम। T8 T9
T8 क्या होगा बताइए? 15C7, ये याद रखना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 to the power 8 माइनस 3 to the power T8 नहीं अभी क्या T9 क्या होगा? 15C8 2 to the power 7, सही है। अभी यह और एक चीज, अगर आपको पूछा बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, टोटल कोएफिशिएंट क्या होगा? यानी अगर टोटल कोएफिशिएंट मुझे किसी ने पूछा कहीं भी तो क्या होगा? ये सारा, यहां भी क्या होगा? x को छोड़ के ये सारा। बाइनोमियल मतलब 15C7 या 15C5, लेकिन टोटल कोएफिशिएंट मतलब सारा। अगर सेम चीज अगर मैं पूछूं, अगर मैंने कहीं भी आपको सम ऑफ द कोएफिशिएंट पूछा तो हम क्या करेंगे? क्लिक होना चाहिए बच्चों, x टू द पावर क्या x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेंगी? एडिशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा? रिकॉल करना जरूरी है। हमने पहले शुरुआत की जनरल टर्म से, और जनरल टर्म में हमें पता चला TR+1 क्या निकाला हमने? NCR a टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r, पहली चीज। उसके बाद हमने जनरल टर्म में कुछ सॉल्व किए, 4th टर्म, 5th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, जो भी टर्म हमें निकालनी है वो टर्म कैसे निकली? -1 करके r की वैल्यू मिली और हमने वो टर्म निकाली, वो बात हुई। बाद में हमने पढ़ा था, वो चीज़ याद रखने वाली है, R+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और R+1 टर्म फ्रॉम एंड, दोनों का इक्वल कैसे हुआ? R+1 मतलब क्या हुआ? TR+1 इज इक्वल टू Tn माइनस R+1। फिर उसका हमने रेशो निकाला, रेशो में हमें क्या आंसर आया? a/x टू द पावर n माइनस 2r, भूलना नहीं है बच्चों, n माइनस 2r। उसके बाद हमने मिडल टर्म निकालना सीखा। मिडल टर्म में मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। मिडल टर्म में n की वैल्यू को देखना है, n की वैल्यू ऑड है या इवन है। ऑड अगर है तो दो वैल्यू आएगी, इवन है तो सिंगल वैल्यू आएगी। उसके फॉर्मूले बताए, ये एक ऑड के लिए था Tn/2 + 1, और इवन के लिए, ऑड के लिए ये दो फॉर्मूले, Tn+1/2, Tn+3/2, इससे हमें वैल्यू मिलेगी और हम इस तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे। कितना भी दिखने में डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहे उसको हम इजी कर सकते हैं। और बाइनोमियल में एक चीज़ याद रखना, हमें टर्म्स चाहिए a+x के फॉर्म में, नहीं है तो हमने उसको भी निकालना इसके पहले ही सीखा है। ओके, सो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम और आगे बढ़ेंगे नए प्रॉब्लम के साथ, नए कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ। ओके, ठीक।